अमेरिका ईरान वॉर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप डबल गेम खेल रहे हैं। कभी शांति तो कभी प्रहार किए जा रहे हैं। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से ऑयल टैंकर शिप्स की आवाजाही बंद है। इससे भारत, चीन सहित तमाम देशों में ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया है। दुनिया के 120 देशों ने डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी हैं, मगर भारत है कि अभी भी पुरानी दर पर इसे बेच रहा है। इसे एक और जहां ऑयल कंपनियों को घाटा हो रहा है, वहीं सरकारी खजाने को भी चूना लग रहा है। तेल की तिकड़म में कैसे सरकारी खजाना बेदम हो रहा है, कैसे निवेशक देश से पैसे निकाल रहे हैं, देखिए एक खास रिपोर्ट। ईरान युद्ध की वजह से वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का दौर फिर से शुरू हो गया है। कच्चे तेल की कीमत जो युद्ध से पहले $70 पर थी, आज $125 प्रति बैरल को पार कर चुकी है। कच्चे तेल के दाम फिर से बढ़ गए हैं। ईरान अमेरिका के बीच युद्ध को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अमेरिका समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान का कहना है कि अमेरिकी हमले में ईरान के फ्लैग लगे जहाज को निशाना बनाया गया, जिसके बाद से तनाव फिर बढ़ गया है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत में फिर से तेजी लौटी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $0.43 की बढ़त के साथ $105 पर पहुंच गया है। तेल के दाम में तेजी की वजह से दुनिया भर में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। अमेरिका में भी तेल की कीमत 50% बढ़ चुकी है। इन सब के बीच भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। भारत में आज भी पेट्रोल डीजल 4 साल पुराने रेट्स पर बिक रहा है। दुनिया के इन देशों में तेल के दाम बढ़े। यूएसए 95 रुपए से 100 रुपए लीटर तक की वृद्धि, यूरोप 30 रुपए प्रति लीटर तक वृद्धि, यूनाइटेड किंगडम 20 रुपए प्रति लीटर तक वृद्धि, ऑस्ट्रेलिया 20 से 35 रुपए प्रति लीटर वृद्धि, जर्मनी 35 रुपए प्रति लीटर वृद्धि, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया 40 रुपए प्रति लीटर तक वृद्धि। भारत कोई वृद्धि नहीं। भारत में सरकारी तेल कंपनियों ने तेल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। कच्चे तेल के दाम दोगुने हो चुके हैं। शिपिंग कॉस्ट बढ़ने से इंपोर्ट बिल लगातार बढ़ रहा है और तेल कंपनियों पर घाटे का दबाव भी है। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाने से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को करीब 30,000 करोड़ रुपए महीने की अंडर रिकवरी का सामना करना पड़ रहा है। ऊर्जा के इस बढ़ते संकट को देखते हुए भारत सरकार ने फुल प्रूफ तैयारी भी कर रखी है। इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। साथियों, बीजेपी के लिए देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। हमारे नार प्रभु केम्पेगौड़ा जी कर्तव्य पालन की मिसाल रहे हैं। उनकी धरती से मैं आज देश के लोगों से भी एक आग्रह करना चाहता हूं। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा। हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा। देश के हितों की रक्षा करनी होगी। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा। अपने अपने कर्तव्यों पर
बल देना होगा। मुझे विश्वास है ऐसा करके हम हर चुनौती का सामना कर पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और भारत सरकार लगातार पेट्रोल और डीजल को 4 साल के पुराने रेट पर बेच रही है। इससे एक और जहां देश की ऑयल कंपनियों को घाटा हो रहा है, तो वहीं सरकारी खजाने को भी चूना लग रहा है। क्या देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे? इसको लेकर तेल एवं गैस मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने क्या कहा, आइए देखते हैं। भारत सरकार ने ये कोशिश की अभी तक कि कोई प्राइस इंक्रीज ना हो और इसके लिए एक्साइज ड्यूटी भी कम की। जैसा कि पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में और आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि इस एक्साइज ड्यूटी का इम्पैक्ट भी लगभग 14,000 करोड़ हर महीने का है। भारत सरकार ने इसके अलावा और भी बहुत सारे कदम लिए, जैसे कि तुरंत रिफाइनरीज के अंदर एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, इसके अलावा पीएनजी कनेक्शंस को कैसे प्रमोट करना, नेचुरल गैस को भी कैसे डोमेस्टिक जो आपका कंज्यूमर है हाउस होल्ड, उसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए 100% करना। जब यह किया गया तो इसके साथ ही जैसे रिफाइनरीज को जितना नेचुरल गैस मिल रहा था उसका 65% उनको शुरू में मिला। हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी धीरे धीरे बढ़ाया गया और अब लगभग 98% तक उनकी सप्लाई इंश्योर की गई है। इन सब के बावजूद भारत सरकार की ये कोशिश रही है कि हमारा जो घरेलू उपभोक्ता है, जो गृहिणी है, उसको गैस की कोई किल्लत ना हो, और चाहे वो पीएनजी है चाहे वो हमारा डोमेस्टिक एलपीजी है। पिछले 2 महीनों में तेल के दाम 70 से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। एलपीजी की कीमत $780 प्रति टन पर पहुंच गई है। इसके चलते तेल कंपनियों को रोजाना 600 से 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। तेल कंपनियां महंगा तेल खरीदकर सस्ते दाम पर बेच रही हैं, जिससे कि वित्तीय बोझ अब बढ़ता ही जा रहा है। आम लोगों पर बढ़ती कीमत का दबाव न पड़े, इसके लिए सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी, जिससे सरकारी खजाने पर हर महीने 14,000 करोड़ रुपए का भार पड़ रहा है। जिस तरह से मिडिल ईस्ट की स्थिति बनी हुई है, उससे ये अंदाजा लगा पाना कि युद्ध कब खत्म होगा मुश्किल हो गया है। जिस तरह से मिडिल ईस्ट की स्थिति बनी हुई है, उससे ये अंदाजा लगा पाना कि युद्ध कब खत्म होगा बेहद मुश्किल है। युद्ध जारी रहा तो तेल कंपनियों का ये घाटा जारी रहेगा। सरकार और तेल कंपनियां इस बोझ को कितने दिनों तक झेल सकती हैं, इस पर निर्भर करता है कि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे कि नहीं। हालांकि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि तेल की बढ़ती कीमतों के बीच कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। एलपीजी सिलेंडर के दाम में 4 बार बढ़ोतरी हो चुकी है। इस बार बारी पेट्रोल डीजल की है। पिछले करीब 2.5 महीने से शुरू हुई इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग ठंडी पड़ने का नाम नहीं ले रही है। इस जंग के शुरू होने के बाद ईरान ने दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है, जिससे दुनिया भर में क्रूड और एलपीजी की सप्लाई चेन अब टूट गई है। इसका असर यह हुआ कि क्रूड के दाम में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक बयान से दुनिया के एनर्जी मार्केट में हलचल पैदा हो गई है। पुतिन ने ऐलान किया कि रूस और चीन बेहद गंभीर तेल और एनर्जी एग्रीमेंट के करीब पहुंच गए हैं। यदि चीन और रूस के बीच यह डील फाइनल होती है तो अमेरिका और यूरोप की नींद उड़ना तय है। रूस और चीन के बीच होने वाला एग्रीमेंट 2 देशों के बीच का ट्रेड नहीं, बल्कि यूरेशियाई महाद्वीप में जीवाश्म ईंधन के फ्लो की दिशा बदल सकता है। पुतिन के बयान के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन को लेकर चल रही बातचीत अपने अहम पड़ाव पर पहुंच गई है। ये डील इस दशक के सबसे बड़े एनर्जी एग्रीमेंट में से एक हो सकती है।
भारत की प्राथमिकता अपने नागरिकों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है, एक ऐसे देश के लिए जिसकी प्रति व्यक्ति आय कम है। यह उनका नैतिक कर्तव्य है कि वे अपने लोगों के लिए सबसे अच्छा सौदा सुनिश्चित करें। ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का हिस्सा है। क्या है ये परियोजना? लगे हाथ इसे भी समझ लेते हैं। असल में इस परियोजना के तहत पावर ऑफ साइबेरिया 2 पाइपलाइन रूस के यामल प्रायद्वीप से शुरू होकर करीब 2600 किलोमीटर दूरी तय करेगी। यह पाइपलाइन मंगोलिया के रास्ते होते हुए उत्तरी चीन तक पहुंचेगी। योजना के अनुसार पाइपलाइन को अगले 30 साल तक सालाना 50 अरब क्यूबिक मीटर BCM यानी कि नेचुरल गैस की सप्लाई के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि 2030 के बाद जब यह पूरी तरह से एक्टिव होगी तो रूस की तरफ से चीन को सालाना 100 BCM से ज्यादा गैस सप्लाई की जा सकेगी। यदि भारत ने रूस से तेल नहीं खरीदा होता तो वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती थी। मगर भारत की इस खरीद ने न केवल घरेलू बाजार को स्थिर रखा बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति को संतुलित करके पूरी दुनिया की मदद की है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बाजार की प्रतिस्पर्धा और सर्वोत्तम दरों के आधार पर निर्णय लेना जारी रखेगा। मॉस्को के लिए बड़े विकल्प के तौर पर उभरा भारत और चीन। लगे हाथ इसे भी समझ लेते हैं। यह एग्रीमेंट यदि कामयाब होता है तो रूस से चीन की ओर से अरबों घन मीटर गैस और तेल के निर्यात का रास्ता खुल जाएगा। यूरोपीय देशों की तरफ से आयात कम किए जाने के बाद से रूस ने चीन और भारत को अपना मुख्य तेल निर्यातक बाजार बना लिया है। यूक्रेन जंग के बाद पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए बैन ने रूस के लिए यूरोपीय एनर्जी मार्केट के दरवाजे करीब करीब बंद कर दिए हैं। ऐसे में मॉस्को के लिए चीन एक विकल्प के तौर पर उभरा है। नई पाइपलाइन से रूस के उस गैस निर्यात को करीब 30% हिस्सा चीन की तरफ मुड़ जाएगा जो पहले यूरोप को सप्लाई किया जाता था। निर्यात उन्मुख इकाइयों के लिए स्थिति बेहद गंभीर है। हम अक्सर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में कीमतें तय कर लेते हैं, इसलिए इस बढ़ी हुई लागत को हम खरीदारों पर नहीं डाल सकते। ये सीधे हमारी व्यावसायिक व्यवहार्यता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को चोट पहुंचा रहा है। क्योंकि लोगों की वास्तविक मजदूरी में वैसी वृद्धि नहीं हो रही है, इसलिए कीमतों में उछाल सीधे घरेलू बचत पर चोट करता है। ये साधारण परिवारों की उपभोग क्षमता को कम कर देता है, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था में मांग पर असर पड़ता है। रूस की सरकारी एनर्जी कंपनी गाज़प्रोम के लिए यह डील रेवेन्यू के लिहाज से बेहद खास साबित हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि रूस और चीन इस ट्रेड के लिए डॉलर की बजाय युआन और रूबल में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सितंबर 2025 में हुई इस डील पर कानूनी तौर पर साइन होने अभी बाकी हैं। कीमत और टाइम लिमिट जैसी अहम जानकारी पर चीन की अंतिम मुहर लगनी बाकी है। बाजार के जानकारों का कहना है कि इस डील में चीन काफी मजबूत स्थिति में है। बीजिंग को अच्छी तरह पता है कि रूस को इस डील की जरूरत चीन से कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि कीमत को लेकर बातचीत अभी खिंच रही है। यदि चीन अपनी शर्तों पर अड़ा तो रूस और गाज़प्रोम को मिलने वाला प्रॉफिट उम्मीद से कम हो सकता है। भारतीय रिफाइनरियां, विशेषकर रिलायंस और नायरा जैसी निजी कंपनियां अपनी व्यावसायिक लाभप्रदता के आधार पर रूसी ग्रिड जैसे यूराल क्रूड की बड़ी खरीदार बनी हुई हैं। रूसी तेल पर मिलने वाला डिस्काउंट भारतीय कंपनियों के मार्जिन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय रिफाइनर तेल खरीद के मामले में व्यावहारिक विविधीकरण अपना रहे हैं। भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए न केवल रूस बल्कि अमेरिका और मध्य पूर्व के देशों के साथ भी संतुलन बना रहा है, ताकि किसी भी तरह के प्रतिबंधों के जोखिम को कम किया जा सके। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाजों की आवाजाही बंद है। जंग शुरू होने के बाद से ही क्रूड ऑयल और एलपीजी का क्राइसिस बना हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पर देखी जा रही क्राइसिस के बाद तेल और गैस की कीमतों में तेजी आई है। इसका असर देश के बाजार में भी देखने को मिल रहा है। मई की 1 तारीख को ही
19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 993 रुपए का इजाफा हुआ है और दिल्ली में दाम बढ़कर 3071 रुपए पहुँच गए हैं। इससे पहले अप्रैल की शुरुआत में 19 किलो वाला सिलेंडर 218 रुपए महंगा हुआ था। 7 मार्च को 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर 60 रुपए महंगा हुआ था। गैस सिलेंडर कीमत में तेल कंपनियों की तरफ से पिछले कुछ दिनों से किए जा रहे इजाफे के बाद विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि कीमत में इजाफे करने से आम आदमी के घर का बजट बिगड़ रहा है। दूसरी तरफ एलपीजी क्राइसिस के बीच तेल कंपनियां भी नुकसान होने की बात कह रही हैं। ऐसे में सवाल लाजमी है कि कीमत में बढ़ोतरी किए जाने के बाद भी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को कितना नुकसान हो रहा है। सरकार की तरफ से 31 मार्च 2026 को बताया गया था कि तेल कंपनियों को हर सिलेंडर पर 380 रुपए का नुकसान हो रहा है। सरकार ने उस समय यह भी बताया था कि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के मुकाबले भारत में दाम काफी कम हैं। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि एक सिलेंडर पर कितनी लागत आती है, तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। पिछले दिनों पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर की गई जानकारी में ये बताया गया था कि देश के घरेलू बाजार में बेचा जाने वाला हर 14.2 किलो का सिलेंडर तेल कंपनियों को 380 रुपए का घाटा दे रहा है। उस समय पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की असल लागत 1293 रुपए के करीब आती है, जबकि आम उपभोक्ता की तरफ से इसके लिए 913 रुपए चुकाए जाते हैं। इस तरह कॉस्टिंग और बिक्री के बीच का अंतर 380 रुपए प्रति सिलेंडर का है। उसके बाद एलपीजी की क्राइसिस बढ़ी है, जिससे कि नुकसान का आंकड़ा और कम हो सकता है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इस सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी भी दी जाती है। रेस्टोरेंट्स के लिए अब लागत प्रबंधन करना बेहद मुश्किल हो गया है। पहले भोजन की कुल लागत में एलपीजी का हिस्सा 10% होता था, जो बढ़कर 12 से 15% हो जाएगा। अपने व्यवसाय को बचाए रखने के लिए हमारे पास मेन्यू की कीमतें बढ़ाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। गैस इंपोर्ट का आंकड़ा गिरकर कैसे आधा रह गया, आइए इसे भी समझ लेते हैं। हार्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से ग्लोबल एलपीजी सप्लाई में 20 से 30% की कमी आई है। भारत में तो गैस के इंपोर्ट का आंकड़ा गिरकर आधा ही रह गया है। इसका अंदाजा आप केपलर के डेटा से भी लगा सकते हैं। केपलर की तरफ से जारी डेटा के अनुसार अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक देश में हर महीने औसतन 20 लाख टन एलपीजी का आयात किया गया, लेकिन मार्च से इसमें 50% से भी ज्यादा की गिरावट देखी गई है। मार्च के महीने में एलपीजी आयात का आंकड़ा गिरकर 11 लाख टन रह गया है। इसके अप्रैल में यह आंकड़ा गिरकर 9.5 लाख टन रह गया है। एलपीजी से कितना नुकसान? वर्ष 2025-26 में एलपीजी पर कुल नुकसान 60,000 करोड़ रुपए। अप्रैल मई में ही यह नुकसान 40,484 करोड़। इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल को नुकसान। इसमें से कुछ हिस्सा सरकार वहन करेगी। सिलेंडरों की उपलब्धता में तो सुधार हुआ है, लेकिन उनकी कीमतें अब एक बड़ी चिंता का विषय हैं। इसका हमारी कन्वर्जन कॉस्ट पर सीधा और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि बिस्किट और स्नैक्स जैसे उत्पादों की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। इस जले पर खाज ये है कि विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में लगा अपना पैसा लगातार निकालते जा रहे हैं। आलम यह है कि अप्रैल में विदेशी निवेशकों ने 60,847 करोड़ रुपए निकाल लिए। 2026 के पहले 4 महीनों में 1.92 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं। हालांकि मार्च में प्रवृत्ति अचानक उलट गई, जब 1.17 लाख करोड़ की रिकॉर्ड निकासी हुई, और ये सिलसिला अप्रैल में भी जारी रहा, जब 60,847 करोड़ की निकासी हुई। आंकड़ों से पता चला कि अप्रैल में विदेशी निवेशकों ने 60,847 करोड़ रुपए निकाले। 2026 के पहले 4 महीनों में बैरवा 1.92 लाख करोड़ तक पहुंच गया। विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में अपनी लगातार बिकवाली जारी रखी और अप्रैल में 60,847 करोड़ निकाल लिए। इसका मुख्य कारण बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापक आर्थिक अनिश्चितताएं थीं।
जिन्होंने जोखिम लेने की प्रवृत्ति को कम कर दिया था। NSDL के आंकड़ों के अनुसार नवीनतम निकासी के साथ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा कुल बहिर्वाह 2026 के पहले 4 महीनों में बढ़कर 1.92 लाख करोड़ हो गया है, जो पूरे कैलेंडर वर्ष 2025 में दर्ज किए गए 1.66 लाख करोड़ के बहिर्वाह से काफी अधिक है। फरवरी को छोड़कर 2026 के सभी महीनों में FPI शुद्ध विक्रेता बने रहे। उन्होंने जनवरी में 35,962 करोड़ रुपए निकाले, जिसके बाद फरवरी में 22,615 करोड़ का निवेश हुआ, जो 17 महीनों में सबसे अधिक मासिक निवेश प्रवाह है। हालांकि मार्च में प्रवृत्ति तेजी से उलट गई, जिसमें 1.17 लाख करोड़ की रिकॉर्ड निकासी हुई और अप्रैल में भी जारी रही है, जिसमें 60,847 करोड़ की निकासी हुई। आंकड़ों से पता चला कि 10 मई तक ये आंकड़ा 2 लाख करोड़ के पार चला गया है। बाजार के जानकारों का इस मामले में क्या कहना है? जनवरी 35,962 करोड़, फरवरी 22,615 करोड़, मार्च 1,17,000 करोड़, अप्रैल 60,847 करोड़, मई अब तक 14,231 करोड़। निकासी के कारण AI बूम की कमी। निवेशक उन देशों में जा रहे हैं जहां AI इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है। महंगा वैल्यूएशन। अन्य उभरते बाजारों के मुकाबले भारतीय शेयर महंगे। भू राजनीतिक जोखिम। पश्चिम एशिया में तनाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरना विदेशी निवेशकों के मुनाफे को कम कर रहा है। रुपए में लगातार गिरावट और भारत में कंपनियों की अर्निंग ग्रोथ को लेकर चिंताएं विदेशी निवेशकों की निकासी का मुख्य कारण है। साथ ही निवेशक भारत के बजाय दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे बाजारों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जहां AI के कारण बेहतर कमाई की उम्मीद है। भारतीय बाजारों से पैसे निकालने के 3 प्रमुख कारण हैं। भारत में एक मजबूत AI इकोसिस्टम की कमी, वैश्विक स्तर के मुकाबले भारत का महंगा वैल्यूएशन और अन्य देशों में बेहतर अवसरों के बीच प्रॉफिट बुकिंग। एक तरफ भारतीय खजाने पर लगातार बढ़ता आर्थिक बोझ और दूसरी ओर निवेशकों का शेयर बाजार से पैसे निकालना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो वहीं रूस के साथ तेल की तिजारत एक शुभ संकेत भी है। इसके साथ ही साथ विदेशी निवेशकों का विश्वास भी भारतीय शेयर बाजार में बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत सरकार की रणनीतिकार लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। निसंदेह हम इससे भी उबरने में कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।